हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग AWS का बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। मैं इस पे पूरा सीरीज तैयार करूंगा जिसमें आपका 8 से 10 वीडियो होंगे। ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है। इससे एग्जाम में और आपका इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रेज होते हैं, जिससे कहते हैं S3 स्टोरेज, सिंपल स्टोरेज सर्विस, स्टैंड फॉर सिंपल स्टोरेज सर्विस। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो S3 stand for Simple Storage Service. S3 is a storage for the internet. It has a simple web service interface for simple storing and retrieving of any amount of data anytime from anywhere on the internet. S3 एक आपका स्टोरेज सर्विस है AWS की, जिसके थ्रू आप अपना डेटा को ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। उस डेटा को कोई भी एक्सेस कर सकता है पब्लिकली। अगर आपने अलाउ कर दिया तो उसको डेटा को कोई भी कहीं से भी इंटरनेट से एक्सेस कर सकते हैं। और इसमें आपके डेटा का एक लिंक क्रिएट हो जाता है, URL क्रिएट हो जाता है HTTPS बेस्ड। उस URL के थ्रू, उस वेब सर्विस के थ्रू कोई भी डेटा को रिट्रीव कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। तो बहुत ही यूजफुल सर्विस है AWS की। S3 is a storage based storage. S3 is a object based storage. S3 एक ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज होता है। ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज में क्या मतलब होता है कि जो ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज होते हैं वो डेटा की जो ऑब्जेक्ट स्टोर हो रहा है, ऑब्जेक्ट मीन्स डेटा में आप फाइल फोल्डर जो भी आप क्रिएट कर रहे हैं वो डेटा कहला रहे हैं। तो जो भी फाइल आप स्टोर कर रहे हैं S3 में, वो कंप्लीट फाइल स्टोर होगी स्टोरेज के अंदर। मीन्स अगर आप ब्लॉक स्टोरेज की बात करें तो ब्लॉक स्टोरेज क्या करता है, डेटा को स्टोर करने से पहले डेटा के ब्लॉक्स क्रिएट करता था, छोटे छोटे ब्लॉक्स, टुकड़े क्रिएट करता था। उन ब्लॉक्स को आपका स्टोरेज में स्टोर करता था और उसकी इंडेक्सिंग क्रिएट करता था। तो ये ब्लॉक स्टोरेज टाइप का था, जैसे EBS। लेकिन S3 आपका ऑब्जेक्ट स्टोरेज है। ऑब्जेक्ट स्टोरेज में क्या होता है कि कंप्लीट फाइल स्टोर होती है आपकी स्टोरेज के अंदर, उसके ब्लॉक्स नहीं क्रिएट होते हैं। तो इट ऑब्जेक्ट कैन नॉट क्रिएट रूट वॉल्यूम। तो ऑब्जेक्ट स्टोरेज का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि इस ऑब्जेक्ट स्टोरेज में आप रूट वॉल्यूम नहीं क्रिएट कर सकते हैं। मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं इंस्टॉल कर सकते हैं, जो आप OS इंस्टॉल करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते हैं। तो इसका ये ड्रॉबैक है। ऑब्जेक्ट स्टोरेज के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या होता है। ऑब्जेक्ट स्टोरेज स्टोर द फाइल एज ए कंप्लीट फाइल एंड डज नॉट डिवाइड इनटू ब्लॉक्स। जैसे मैंने बताया कि कंप्लीट फाइल स्टोर करता है स्टोरेज के अंदर और उसको ब्लॉक्स के रूप में डिवाइड नहीं करता है, जैसा कि आपका ब्लॉक स्टोरेज करता है। इन ऑब्जेक्ट स्टोरेज क्या क्या स्टोरेज में स्टोर होगा। पहला तो होगा फाइल या डेटा, जो भी फाइल या डेटा है इससे वो स्टोर होगा। दूसरा उसका मेटा डेटा, उस डेटा की इंफॉर्मेशन। मेटा डेटा मीन्स उस डेटा की इंफॉर्मेशन, जैसे वो डेटा कब क्रिएट हुआ, कब मॉडिफाई हुआ, ये उसकी मेटा डेटा कहलाएगा। तो ये भी इंफॉर्मेशन, डेटा का फॉर्मेट क्या है, तो ये डेटा का मेटा डेटा कहलाता है। उसके बारे में इंफॉर्मेशन ये भी स्टोर करेगा। प्लस ऑब्जेक्ट यूनिक ग्लोबल आईडी, उस ऑब्जेक्ट की यूनिक ग्लोबल आईडी जिसके बिहाफ में, उस ग्लोबल यूनिक आईडी के बिहाफ में डेटा को एक्सेस करेंगे। कहीं से भी हम लोग उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं उस यूनिक ग्लोबल आईडी के बिहाफ में। वो यूनिक आईडी उसका नाम भी हो सकता है। तो ये यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। इट इज यूनिक आईडी ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी नेम इटसेल्फ, जो उसका नाम भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट स्टोरेज कैन नॉट बी माउंट एज ए ड्राइव। इसका एक और डिसएडवांटेज है, इसको एज ए ड्राइव भी जैसे माउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे डी ड्राइव हो गया, जैसे EBS में आपने अलग ड्राइव बना लेते हैं, डी ड्राइव या E ड्राइव। उस तरह से आप ऑब्जेक्ट स्टोरेज को माउंट नहीं कर सकते हैं अपने EC2 इंस्टेंसेस में, अपने लैपटॉप में। एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट स्टोरेज, ड्रॉपबॉक्स, जैसा आज इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। ड्रॉपबॉक्स हो गया या AWS S3, ये आपका ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज है। S3 है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा स्टोर आर्किटेक्चर। मीन्स S3 क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा स्टोर आर्किटेक्चर पे वर्क करता है। मीन्स जो डेटा की कॉपी होगी वो डेटा की कॉपी को मल्टीपल लोकेशन में कॉपी स्टोर करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करके स्टोर करेगा। इससे फायदा क्या है कि अगर कोई एक लोकेशन का डेटा करप्ट हो गया या क्रैश हो गया तो आपको डेटा आपका लॉस नहीं होगा, वो डेटा आपके पास अदर लोकेशन पे भी अवेलेबल है। तो where objects are redundantly stored in multiple location, minimum 3 location in a same region, means AWS ये रिकमेंड ये श्योर करता है कि आपको जो डेटा है S3 का वो रीजन में 3 अवेलेबिलिटी जोन के अंदर स्टोर है।
डेटा स्टोर इन बकेट, डेटा जो है बकेट में स्टोर होता है। बकेट क्या है? बकेट जस्ट लाइक एक कंटेनर है जिसमें आप डेटा को कंटेन करेंगे, इसके अंदर आप फाइल एंड फोल्डर क्रिएट करेंगे, अब ये अपलोड करेंगे, वो उसको नाम दे दिया गया है इसमें सिर्फ बकेट। तो डेटा बकेट के अंदर स्टोर होगा। बकेट इज ए फ्लैट कंटेनर, मीन्स एक फ्लैट कंटेनर है ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 5 TB, मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 5 TB टेराबाइट। यू कैन नॉट क्रिएट नेस्टेड बकेट, नेस्टेड बकेट मीन्स होता है बकेट इनसाइड द बकेट। आप एक बकेट के अंदर दूसरा बकेट नहीं क्रिएट कर सकते, बकेट के अंदर फाइल फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। बकेट ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफरेबल, मीन्स बकेट की ओनरशिप आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। S3 इज ए ग्लोबल सर्विस बट S3 बकेट नीड रीजन स्पेसिफिक। तो जैसे ही आप S3 सेलेक्ट करेंगे मैनेजमेंट कंसोल में जाके, तो वहां पे रीजन की जगह जाएंगे तो वहां ग्लोबली लिख के आ जाएगा। तो S3 सर्विस आपकी ग्लोबली है, लेकिन जो आप बकेट बनाते हैं उसके अंदर वो आपकी रीजन स्पेसिफिक होती है। तो सर्विस आपकी S3 सर्विस ग्लोबल सर्विस है, लेकिन उसके अंदर जो बकेट बना रहे हैं वो हैं आप, वो किसी रीजन स्पेसिफिक के थ्रू बनती है। यू कैन हैव अप टू 100 बकेट पर अकाउंट, आप एक अकाउंट में 100 बकेट क्रिएट कर सकते हो, और इसका लिमिट है आप एक्सटेंड करा सकते हैं। रिक्वेस्ट टू AWS सपोर्ट फॉर एक्सपेंड, आप AWS के सपोर्ट टीम को रिक्वेस्ट करके इसका आप लिमिट इनहेंस करा सकते हैं, एक्सटेंड करा सकते हैं। S3 बकेट नेमिंग रूल, अब S3 के जो बकेट है उसका जब नाम आप डिफाइन कर रहे हैं तो क्या क्या आपको ध्यान देना है उस चीज पे आप लोग गौर करते हैं। S3 बकेट नेम्स की आर ग्लोबली यूनिक अक्रॉस ऑल AWS अकाउंट। जो आप नेम दे रहे हैं आपको ये ध्यान देना है कि वो नेम यूनिकली ग्लोबली हो, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके अकाउंट में वो नाम ना हो। जितने भी AWS के अकाउंट हैं उनमें जो बकेट बने हैं S3 बकेट, उन सब में वो नाम यूनिक होना चाहिए, वो ऐसा नाम किसी एक दूसरे अकाउंट के पास नहीं होना चाहिए। बकेट नेम कैन नॉट बी चेंज आफ्टर क्रिएटेड, एक बार आपने जो नेम यूनिक असाइन कर दिया तो उसको आप रिनेम नहीं कर सकते हैं। इफ द बकेट इज डिलीटेड, अगर आपने बकेट को डिलीट कर दिया, इस नेम बिकम अवेलेबल, उसका नेम फिर से अवेलेबल हो जाएगा। तो चाहे आप उसका यूज कर लीजिए या तो कोई और उसका यूज कर सकता है, उस नाम का बकेट बना सकता है। इट्स नेम बिकम अवेलेबल अगेन टू यू और अदर अकाउंट टू यूज, अदर अकाउंट टू यूज मतलब अदर अकाउंट भी उसका नाम यूज कर सकता है, उस नाम का बकेट क्रिएट कर सकता है। बकेट नेम मस्ट बी एटलीस्ट 3 कैरेक्टर एंड नो मोर देन 63 कैरेक्टर। बकेट का जो नेम दे रहे हैं मिनिमम 3 कैरेक्टर का होगा और 63 कैरेक्टर से ज्यादा का नहीं होगा। बकेट नेम्स आर पार्ट ऑफ URL एक्सेस यूज्ड टू एक्सेस इट, जो बकेट का नेम होगा उसी नेम से वो पार्ट होगा जो URL जनरेट होगा। जब आप बकेट बनाएंगे तो उसका URL जनरेट होगा, उस URL के थ्रू ही आप जो आपके पब्लिकली ही आप उसको वो कर सकते हैं, एक्सेस अलाउ कर सकते हैं कि कोई भी उस बकेट को एक्सेस कर ले। तो जो नेम बनेगा आपका बकेट का, उसमें पहले तो आपका रीजन का नाम स्पेसिफाई होगा प्लस आपका बकेट का नाम, जिस नाम का बकेट दे रहे हैं उसका नाम स्पेसिफाई होगा। तो यू कैन नॉट गिव स्पेस इन इट्स नेमिंग, जो नेम दे रहे हैं उसमें आप स्पेस नहीं दे सकते हैं नाम के बीच में। बकेट नेम कैन कंटेन लोअर केस, बकेट का जो नेम देंगे वो हमेशा सारे कैरेक्टर लोअर केस में ही होंगे। यू कैन नॉट यूज अपर केस, आप अपर केस का यूज नहीं कर सकते हैं। हाइफन कैन नॉट स्टार्ट एंड विद इन नेमिंग, हाइफन का आप जो नेम है उससे पहले या उसके एंड में आप हाइफन का यूज नहीं कर सकते हैं। बकेट नेम शुड नॉट बी एन IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, बकेट का नेम इंटरनेट प्रोटोकॉल या IP पे बेस नहीं हो सकता। बाय डिफॉल्ट बकेट एंड इस ऑब्जेक्ट आर प्राइवेट, जैसे ही आप बकेट बनाते हैं या उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट आप अपलोड करते हैं वो प्राइवेट होते हैं। प्राइवेट मीन्स होता है आपके अपने अकाउंट से ही वो एक्सेस होंगे, किसी ग्लोबली अगर कोई यूजर एक्सेस करना चाहता है तो वो उस अकाउंट को या उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस नहीं कर पाएगा। बाय डिफॉल्ट ओनली ओनर कैन एक्सेस द बकेट, जो बाय डिफॉल्ट क्या परमिशन होती है, जो ओनर बना रहा है क्रिएट कर रहा है बकेट वही डेटा को या उस ऑब्जेक्ट को, उसके अंदर के ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकता है। S3 बकेट सब रिसोर्सेज के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। पहला आता है लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल टू डिसाइड ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट आप ऑब्जेक्ट का डिफाइन कर सकते हैं। मीन्स आपने सपोज करिए 10 GB का डेटा स्टोर कर लिया है और स्टोर किया है, तो आपने जो स्टोरेज यूज किया है S3 स्टैंडर्ड यूज किया है। तो S3 स्टैंडर्ड सबसे
आपका कॉस्टली स्टोरेज है S3 के अंदर, तो आप नहीं चाहते आपका ज़्यादा बिलिंग है, तो आपने क्या किया, जो लेटेस्ट डेटा है आपका 10-15 दिन का या 20 दिन का या 30 दिन का, वो तो आपने S3 स्टोरेज में रखा, बाकी सारा डेटा आपने कहाँ मूव कर दिया, S3 IA में इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में मूव कर दिया, या आपने ग्लेशियर स्टोरेज में मूव कर दिया। तो आपका क्या होगा, चार्जेस बहुत कम हो जाएंगे, आपका जो प्राइस जनरेट हो रहा है मंथली वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि अदर स्टोरेज जो है S3 IA और ग्लेशियर जो स्टोरेज है वो उनमें स्टोरेज का प्राइस बहुत कम होता है। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, इससे आप अपना प्राइस को बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं। You have decided that my latest data should be moved from S3 standard to S3 IA infrequent access. IA stand for infrequent access storage. आप ऐसा डिफाइन कर सकते हैं कि आपका जो लेटेस्ट डेटा है वो S3 स्टैंडर्ड में रहे, जो ज़्यादा यूज हो रहा है, जो ज़्यादा एक्सेस हो रहा है, लेकिन जो एक्सेस नहीं हो रहा डेटा वो इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में मूव हो जाए, जिससे आपका कॉस्टिंग सेविंग हो जाए। बिकॉज यू डोंट हैव रिक्वायर्ड 30 days ओल्ड डेटा सो फ्रिक्वेंटली, सो प्राइस ऑफ स्टोरेज आल्सो डाउन, जिससे आपका स्टोरेज का प्राइस कम होगा, डाउन होगा। बट एक्सेस द डेटा लिटिल विथ स्लो, लेकिन जब आप डेटा को IA में मूव कर देंगे, S3 IA में इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में, तो थोड़ा सा वो स्लो एक्सेस होगा आपका डेटा। दूसरा वेबसाइट, S3 स्टोरेज को आपका जो बेसिकली वर्ल्ड वाइड यूज करता है एज ए वेबसाइट होस्टिंग के लिए यूज करता है। S3 स्टोरेज में आप स्टैटिक वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छे से आप अपनी वेबसाइट को कंटेन कर सकते हैं, आपको रन कर सकते हैं। तो वर्ल्ड वाइड कई सारे यूजर अपनी स्टैटिक वेबसाइट को S3 स्टोरेज में आपका स्टोर किए हैं या वहां से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो होल्ड कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड टू स्टैटिक वेबसाइट होस्टेड इन S3 बकेट, यू कैन यूज इट फॉर होस्टिंग ए वेबसाइट। If you get 403 forbidden error, make sure the bucket policy allow public read. अगर आपने वेबसाइट होस्ट की अपनी S3 बकेट में और जब उसको यूजर एक्सेस कर रहे हैं तो वहां पे आपका एक एरर रिफ्लेक्ट कर रहा है, जिसे कह रहे हैं 403 फॉरबिडन एरर रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो मीन्स आपने जो आप बकेट है उसमें रीड की ग्लोबली मतलब पब्लिकली रीड की पॉलिसी अप्लाई नहीं की है, तो आपको उसको इनेबल करना पड़ेगा, उस बकेट में पब्लिकली रीड की पॉलिसी या परमिशन इनेबल करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो S3 बकेट के अंदर वेबसाइट होस्ट है वो एक्सेस कर पाएंगे आपके यूजर्स। S3 वर्जनिंग मीन्स क्या होता है, वर्जनिंग का बेसिकली कॉन्सेप्ट यह होता है कि जैसे आपने कोई डेटा स्टोर किया है, अगर वो डेटा एक्सीडेंटल डिलीट हो गया तो आप उसको बैकअप रिस्टोर कर सकते हैं S3 वर्जनिंग के थ्रू, अगर आपने इनेबल कर रखा है S3 वर्जनिंग। या इसका एक तरह से और यूज कर सकते हैं, जैसे आपने कोई डेटा अपलोड कर दिया लेकिन आप डेटा को रोल बैक करना चाहते हैं, आपने डेटा को मॉडिफाई किया लेकिन रॉन्गली गलत डेटा मॉडिफाई हो गया, तो आप उस डेटा को क्या कर सकते हैं, रोल बैक कर सकते हैं। इफ यू रॉन्गली अपडेट इन फाइल एंड वांट टू रोल बैक द फाइल विथ older डेटा अपडेशन, इट इज पॉसिबल इफ यू इनेबल वर्जनिंग, इट इज इनेबल एट बकेट लेवल। तो अगर आपने वर्जनिंग इनेबल कर रखी है तो आप डेटा को रोल बैक कर सकते हैं, डेटा डिलीट होगा उसको बैकअप रिस्टोर कर सकते हैं। और जो वर्जनिंग होता है वो बकेट लेवल पे इनेबल होता है, आपके ऑब्जेक्ट लेवल पे वर्क नहीं करता। यू कैन नॉट डिसेबल वर्जनिंग, यू कैन ओनली सस्पेंड इट ओनली। बाय डिफॉल्ट जो वर्जनिंग होती है डिसेबल होती है, अगर आपने उसको एक बार इनेबल कर दिया उसके बाद आप उसको फिर से डिसेबल नहीं कर सकते, आप उसको सिर्फ सस्पेंड कर सकते हैं। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट से आप ये डिफाइन कर सकते हैं जो आपका S3 बकेट है वो कौन कौन से यूजर एक्सेस कर पाएं, उस बकेट में वो रीड या राइट कर पाएं या ना कर पाएं, या डेटा को सिर्फ रीड कर पाएं, तो ऐसी पॉलिसी लगा सकते हैं। या आप अपने S3 बकेट को क्रॉस अकाउंट मतलब दूसरे AWS अकाउंट में शेयर करना चाहते हैं, वहां के यूजर भी उसको एक्सेस कर लें, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं एक्सेस पॉलिसी के थ्रू, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के थ्रू। नोट द नेम फॉर्मेशन S3 बकेट इज सिंपली टू पार्ट्स, जो आप नेम डिफाइन करेंगे, जो URL डिजाइन होगा आपका S3 बकेट का, वो दो चीज पे डिपेंड करेगा। पहला तो आपने जो नेम दिया है S3 बकेट का उस पर डिपेंड करेगा, और दूसरा किस रीजन पे आपने क्रिएट कर रहे हैं S3 बकेट उस पर डिपेंड करेगा। देखिए पहला ये देखिए आपने इस तरह का बकेट नेम क्रिएट होगा, पहले स्टार्टिंग में S3 होगा, HTTPS प्रोटोकॉल के थ्रू एक्सेस होगा, ये रीजन स्पेसिफाई करेगा, उसके बाद स्लैश लगा के आपने का बकेट का नेम आएगा, ये देखिए बकेट का नेम, उसके बाद स्लैश लगेगा, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट आपने शेयर किया उस ऑब्जेक्ट का नेम आएगा। तो इस तरह का नेमिंग फॉर्मेशन होता है, पहले HTTPS:// S3, उसके बाद रीजन आएगा आपका, रीजन के बाद आपका Amazon AWS.com/
बकेट का नेम आएगा, उसके बाद स्लैश जो भी ऑब्जेक्ट आपने बनाया है उस ऑब्जेक्ट का नेम आएगा। S3 ऑब्जेक्ट के बारे में देखते हैं। मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट जस्ट लाइक आपका जो डेटा स्टोर कर रहे हैं फाइल, वो आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है। ए ऑब्जेक्ट साइज स्टोर इन एन S3 bucket कैन बी 0 बाइट टू 5 TB। जो स्टोरेज आप ऑब्जेक्ट साइज स्टोर कर रहे हैं बकेट में, वो साइज हो सकता है 0 बाइट से 5 TB। जैसा मैंने बताया 5 TB मैक्सिमम साइज है स्टोरेज का आपका बकेट का। ईच ऑब्जेक्ट स्टोर इन रिट्रीव बाय यूनिक की। जो भी ऑब्जेक्ट आप स्टोर करेंगे उसकी एक यूनिक की जनरेट होगी, वो यूनिक की उसका नाम होगा। जो आपने नाम डिफाइन करेंगे उस ऑब्जेक्ट का, वही नाम आपकी उसकी यूनिक की होगी या उसकी आईडी होगी। जो आईडी बनेगी उस ऑब्जेक्ट की, या तो उसका आईडी होगी या तो उसका नेम होगा। उसी की के हिसाब से, उसी के नेम के हिसाब से, उस यूनिक नेम के हिसाब से आप डेटा को, उस ऑब्जेक्ट को रिट्रीव कर पाएंगे या कोई दूसरा बंदा रिट्रीव कर पाएगा। An object in AWS S3 is uniquely identify and address through। अब देखिए आपका जो ऑब्जेक्ट है वो S3 में कैसे यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है। पहला होता है सर्विस रीजन, मतलब रीजन के हिसाब से किस रीजन में आपने बनाया है S3 बकेट, उस हिसाब से होगा। दूसरा आएगा बकेट का नेम, उसके हिसाब से होगा। स्लैश, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट की मैंने बताया, इसके बाद ऑब्जेक्ट का नेम आएगा। तो इस तरह से, और ऑब्जेक्ट का वर्जन, उसके बाद मे बी ऑप्शनली है ऑब्जेक्ट का वर्जन आ सकता है, मीन्स वर्जन 1 या वर्जन 2 या वर्जन 3 है। तो इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट का नेम यूनिकली आइडेंटिफाई होता है S3 स्टोरेज में। डेटा कंसिस्टेंसी इन S3, तो रीड आफ्टर राइट कंसिस्टेंसी फॉर पुट ऑन न्यू ऑब्जेक्ट। अगर आपको ये आप नया ऑब्जेक्ट अपलोड कर रहे हैं, अपलोड मीन्स पुट करना, डाउनलोड मतलब गेट करना। तो अगर आप कोई नया ऑब्जेक्ट पुट कर रहे हैं, मतलब नया कोई डेटा आप अपलोड कर रहे हैं S3 बकेट में, तो आपका रीड आफ्टर राइट होगा। ये कंसिस्टेंसी रन करती है। इवेंचुअली कंसिस्टेंसी ऑफ ओवर टाइम पुट एंड डिलीट कैन टेक सम टाइम। अगर आप पुट एंड डिलीट का अगर आप कंसिस्टेंसी रन कर रहे हैं तो ये कुछ टाइम लेगा। मीन्स यू कैन, इफ यू वांट टू मॉडिफाई फाइल देन यू नीड टू अगेन अपलोड ऑन S3। मीन्स आपने कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो उसके लिए सिंपल आपका पुट का प्रोसीजर चलेगा, मीन्स रीड आफ्टर राइट कंसिस्टेंसी रन करेगी। अगर आप किसी डेटा को मॉडिफाई करना चाहते हैं, सपोज एक फाइल पड़ी है, तो मॉडिफाई प्रोसीजर में क्या होता है, सपोज आपकी टेस्ट नाम की फाइल है, तो सबसे पहले आप फाइल को डाउनलोड करेंगे, उस फाइल में चेंज करेंगे और फिर से उसी सेम नाम की फाइल क्रिएट करेंगे। आप मॉडिफाई करने के बाद उसका नाम सेम रखेंगे जो आपने डाउनलोड किया है। उसके बाद उस फाइल को अपडेटेड फाइल को आप अगेन आपका S3 स्टोरेज में अपलोड करेंगे। जैसे ही अपलोड करेंगे तो ओल्डर वर्जन वाले को वो रिफ्लेक्ट कर देगा, उसमें अपडेट हो जाएगा न्यू वर्जन। तो इसके लिए सबसे पहले पुट एंड डिलीट होगा। पहले तो आप उसको पुट करेंगे और उसके बाद पुट एंड डिलीट का प्रोसीजर उसमें रन होगा। मीन्स आपका डेटा, जो पुराना वाला डेटा वो डिलीट हो जाएगा और नया डेटा उसमें अपलोड हो जाएगा। तो पुट एंड डिलीट का कॉन्सेप्ट चलेगा उसमें, पहला पुराना वाला डेटा डिलीट हो जाएगा और नया वाला डेटा अपलोड हो जाएगा। तो ये प्रोसीजर चलेगा। तो इसके थ्रू उसमें आप डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं। नोट, ए बकेट ओनर कैन ग्रांट क्रॉस अकाउंट परमिशन टू अनदर AWS अकाउंट। मीन्स जो ओनर है बकेट का वही क्रॉस अकाउंट परमिशन असाइन कर सकता है दूसरे AWS अकाउंट के लिए। मैंने बताया था आप अपने S3 बकेट को दूसरे अकाउंट में भी शेयर कर सकते हैं, तो उसे कहते हैं क्रॉस अकाउंट परमिशन। उसके थ्रू आप अपने अकाउंट के S3 बकेट को दूसरे अकाउंट में शेयर कर सकते हैं। तो वो कौन कर सकता है, जो बकेट का ओनर है वही सिर्फ कर सकता है क्रॉस अकाउंट ऑप्शन का यूज। और यूजर इन अनदर अकाउंट, यू कैन ग्रांट S3 बकेट ऑब्जेक्ट परमिशन। आप किसी अपने S3 बकेट के जो ऑब्जेक्ट है उसका परमिशन कैसे दे सकते हैं किसी को। पहला तो है आप इंडिविजुअल यूजर बना के, कोई आपने इंडिविजुअल यूजर बनाया है, उस यूजर को आपने रीड की परमिशन दे दी है तो वो डेटा को रीड कर पाएगा S3 बकेट को। अगर आपने उसको कोई राइट की परमिशन दे दी है तो डेटा को रीड राइट कर सकता है। अगर आपने कोई परमिशन नहीं दी तो वो डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा, S3 बकेट को एक्सेस नहीं कर पाएगा। पहला तो ऑप्शन ये है। दूसरा है AWS अकाउंट के थ्रू। AWS अकाउंट के थ्रू आप अपना बकेट को दूसरे AWS अकाउंट में शेयर कर सकते हैं। तो अदर जो जिसमें अकाउंट में आपने शेयर किया है अपना बकेट, उस अकाउंट के यूजर भी आपके उस बकेट को एक्सेस कर पाएंगे।
थर्ड वन है मेक द रिसोर्स पब्लिक। आपने अपने बकेट को पब्लिक कर दिया है तो कोई भी पब्लिकली उस बकेट के कंटेंट को या ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकता है। तो 3 वे हैं आप अपना बकेट को परमिशन दे सकते हैं। यू आर चार्ज फॉर S3 इन द फॉलोइंग वे। अब आपके चार्जेस में देख लेते हैं कैसे उसका बिलिंग जनरेट होता है S3 का अगर आप यूज कर रहे हैं। पहला आपका होता है स्टोरेज, जो भी आपने डेटा स्टोर किया, सपोज 10 GB डेटा स्टोर किया तो उसका चार्जेस देना पड़ेगा। रिट्रीवल रिक्वेस्ट, आप जितनी बार डेटा को रिक्वेस्ट करेंगे रिट्रीव करने के लिए, आपने डाउनलोड के लिए रिक्वेस्ट किया, आपने मॉडिफाई के लिए रिक्वेस्ट किया, डेटा को मॉडिफाई कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं या आपको अपलोड कर रहे हैं, जितने रिक्वेस्ट जनरेट कर रहे हैं आप उसके हिसाब से भी बिल जनरेट होगा। जितने ज्यादा रिक्वेस्ट जनरेट होंगे उतना ज्यादा बिल जनरेट होगा। जितना ज्यादा आप स्टोरेज यूज करेंगे उतना ज्यादा आपका बिल जनरेट होगा। डेटा ट्रांसफर प्राइसिंग, आप जब डेटा ट्रांसफर करेंगे अपने एंड से आप S3 में, तो उसका भी डेटा आपको वो देना पड़ेगा, करना पड़ेगा, चार्जेस लगेंगे उसके। मीन्स अगर आप डेटा अपलोड कर रहे हैं S3 बकेट में तो उसके भी चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। स्टोरेज मैनेजमेंट प्राइसिंग, स्टोरेज के जो मैनेजमेंट है उसका भी प्राइसिंग AWS आपको कंसीडर करता है, उसकी प्राइसिंग कंसीडर करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रांसफर एक्सेलरेशन। ट्रांसफर एक्सेलरेशन क्या होता है मैं अभी आपको समझाऊंगा, उसका भी चार्जेस आपको देना पड़ेगा। और अगला नेक्स्ट पॉइंट है क्रॉस रीजन एप्लीकेशन। अगर आप अपने AWS अकाउंट से कोई S3 बकेट दूसरे AWS अकाउंट में आप ट्रांसफर कर रहे हैं, रेप्लिकेट कर रहे हैं, उसका भी आपको चार्जेस देना पड़ेगा। तो इस हिसाब से बिलिंग जनरेट होती है आपकी S3 बकेट की। तो देखिए आपका ट्रांसफर एक्सेलरेशन क्या होता है कि जैसे सपोज करिए AWS ने आपका एज लोकेशन क्रिएट कर रखे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो सपोज करिए आपका नॉर्थ वर्जीनिया में एक बकेट बना है जिसको मुंबई लोकेशन में कोई यूजर एक्सेस करना चाहता है। तो अगर मुंबई लोकेशन से कोई यूजर नॉर्थ वर्जीनिया के S3 बकेट को एक्सेस करेगा तो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है तो बहुत स्लो एक्सेस होगा, लेटेंसी बहुत ज्यादा आ जाएगी। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए AWS ने क्या किया है, वर्ल्ड वाइड एज सर्वर बना रखे हैं। तो सबसे पहले जो यूजर मुंबई रीजन में जो यूजर है उसकी रिक्वेस्ट एज लोकेशन में जाएगी। एज लोकेशन आपका AWS का नेटवर्क हो जाता है जो बहुत ही फास्टली कनेक्टेड होता है हाई थ्रूपुट से। तो उसकी रिक्वेस्ट आपके S3 बकेट तक बहुत फास्टली और सिक्योर वे में ट्रांसफर होगी और वहां से डेटा फेच करके वो AWS यूजर को प्रोवाइड कर देगी जो मुंबई लोकेशन में। तो इससे जो मुंबई लोकेशन पे यूजर है वो बहुत फास्ट डेटा को रिट्रीव कर पाएगा विद द हेल्प ऑफ आपका क्लाउड फ्रंट और एंड एज लोकेशन। तो यही आपका कहलाता है ट्रांसफर एक्सेलरेशन। तो Amazon S3 transfer acceleration enable fast, easy and secure transfer of files over long distance between you and users and S3 bucket. Transfer acceleration take advantage of CloudFront globally distributed edge locations। जैसे मैं बताया कि जो क्लाउड फ्रंट है ग्लोबली और जो उसके एज लोकेशन है जिसके बिहाफ में आप लॉन्ग डिस्टेंस पे जो डेटा है उनको फास्ट, इजी और सिक्योर वे में ट्रांसफर कर सकते हैं जिससे यूजर को आपको लेटेंसी फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो इसे कहते हैं ट्रांसफर एक्सेलरेशन। तो इसका भी चार्जेस आपका AWS एक्सेस करता है, S3 स्टोरेज में काउंट करता है। तो फ्रेंड्स इस लेक्चर में इतना ही।